नमस्कार दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है। तो आप सभी लोग के लिए मूल विधि की क्लास चल रही है, जिसमें आईपीसी टॉपिक 1 ख़त्म कर दिया गया, जिसमें 23 अध्याय और 511 धाराओं के बारे में एक एक महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में डिस्कस कर दिया गया है। अब शुरू होता है आपका नेक्स्ट टॉपिक 2, जिसमें महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एक्ट। अब सारे एक्ट चलेंगे आप सभी लोग के, और एक एक वीडियो में सब क्लियर होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो देख करके आप सभी लोग वहां से नोट करें। सेलेक्टेड कैंडिडेट के माध्यम से प्लस अनुभवों के साथ ये तैयार किया गया नोट्स है। मैं खुद तैयार करता हूँ अपने हाथों से, और आप सभी लोग के लिए खुद वीडियो भी बनाता हूँ, खुद एडिट भी करता हूँ। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें, टाइप में कोई दिक्कत हो जाएगी तो उसको मैं बोलते समय सही कर दूंगा। निश्चिंत रहें, आप सभी लोग को जो भी परेशानी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। बहुत ही जल्द आप सभी लोग को पूरे सिलेबस को भी कवर करना है। एक दिन में दो दो वीडियो मैं आप सभी लोग को दूंगा मूल विधि का, ताकि जल्द से जल्द समाप्त कर सकूँ। तो चलिए जी हाँ दोस्तों, देखते हैं महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एक्ट 2005। ये मूल विधि में टॉपिक 2 आप सभी लोगों का चल रहा है, आपके एसआई के सिलेबस के अनुसार एकदम क्रम से चल रहे हैं। और हमने पॉलिटी का पढ़ा दिया है, जिसमें प्लेलिस्ट तैयार है पूरी क्रम से। और ये मूल विधि का है टॉपिक 2, और प्रैक्टिस सेट के लिए भी आप सभी लोगों को तैयारी करवाई जाएगी, और साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए भी सजेस्ट करा जाएगा। देखिए क्या है महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का एक्ट। इसके एक एक बारीक बारीक चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जितनी चीज़ बताऊंगा, इन जितने भी एक्ट में से एक भी क्वेश्चन अगर इससे कहीं आ जाएगा ना, तो आप चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं सब सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहीं से नहीं आएगा। जितना पढ़ा रहा हूँ इसी में से पूरे क्वेश्चन रहेंगे, इसी में से आए भी हैं, इसी में से रहेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पीड़ित व्यक्ति, और एक चीज़ बता दूँ, चैनल का सिर्फ एक ही है, सफलता, सिर्फ लक्ष्य, सिर्फ सफलता। आप ये जान लीजिए बस। कुल मिला करके इसमें पीड़ित व्यक्ति एक महिला है, होती है। देखिए बता रहे हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ था। डेट भी पूछ लेता है, कब पारित हुआ था, कब गजट में आया था, कब से लागू हुआ। तीनों डेट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बता दूं कि लेकिन अधिकांश पूछा जाता है कब लागू हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ, 14 सितंबर 2005 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुआ। लेकिन 26 अक्टूबर 2006 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन आपको पता होगा कि 370 धारा हटने के बाद अभी हाल ही में 2019 में ये पूरे संपूर्ण भारत में लागू होने लगा। तो आपको एक चीज़ और भी बता दूं, जितने भी एक्ट थे पहले और अब जो जिसमें बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू हैं, अब जितने भी एक्ट हैं पूरे भारत में लागू, इवन जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड हो गया है धारा 370 हटने के बाद। तो आपको ये मैं बता दूं। तो जाहिर सी बात है, सब वीडियो में ये बोलना ज़रूरी नहीं, अपने कॉमन सेंस से आप समझ लेंगे। सारी चीज़ें मैं बताता भी चलूँगा आपको। क्यों लाया गया यह अधिनियम, इसके बारे में ये हेडिंग है। देखिए क्यों लाया गया यह अधिनियम। यह अधिनियम महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकार अर्थात दैहिक स्वतंत्रता तथा गरिमामय जीवन जीने के अधिकार को लागू कराने और वर्ष 1993 के अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जिसके तहत महिलाओं की गरिमा को मानवाधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसके माध्यम से महिलाओं की अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा करते हुए प्रगतिशील एवं सभ्य समाज के निर्माण का एक प्रयास किया गया है। जिसमें मैं आप सभी लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा बता दूं। सेक्शन धारा 1 क्या कहता है, संक्षिप्त परिचय एवं परिभाषा इसके बारे में बताता है। धारा 3 कहता है घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, और इसके अंतर्गत मानसिक, शारीरिक व आर्थिक कष्ट पहुंचाना या ताने देकर अपमानित करना, ये सभी घरेलू हिंसा से तात्पर्य रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं धारा 4, जिसमें घरेलू हिंसा की सूचना के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना पीड़ित महिला द्वारा अन्य द्वारा संरक्षण अधिकार को दिया गया है। अब देखिए, जो कि संरक्षण अधिकारी जो होता है उसको इसका जो कि दिया गया है। और धारा 8 क्या कहता है, संरक्षक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की कौन से धारा में बात करी गई है। तो धारा 8 में। इसके अंतर्गत राज्य सरकार एवं जिले में स्थिति के अनुसार कितने भी पुरुष और महिला संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। कौन, राज्य सरकार। देखिए राज्य सरकार कितने भी एक जिले में महिला व पुरुष संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। धारा 9 क्या कहता है, संरक्षण अधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्य।
क्या क्या होते हैं इसके अंतर्गत? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिकारी प्राप्त सूचना पर आवश्यक कार्यवाही करता है तथा मजिस्ट्रेट को सूचित करता है। मजिस्ट्रेट को सूचित करने का काम घरेलू हिंसा अधिनियम में कौन करता है? संरक्षण अधिकारी। एवं मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिपक्षी को बुलाए जाने का आदेश का पालन भी ये करता है। धारा 11 कहता है सरकार का कर्तव्य। इसमें सरकार का कर्तव्य क्या है? सरकार का कर्तव्य है सरकार इस अधिनियम का प्रचार प्रसार करे, आवश्यकता के अनुसार कार्यवाही की समीक्षा करे और इससे संबंधित निर्देश भी जारी करती रहे। धारा 12 कहता है संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गई सूचना एवं मजिस्ट्रेट की कार्यवाही। इसके अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गई सूचना प्राप्ति में 3 दिन के भीतर प्रतिपक्षी को हाजिर करने हेतु संरक्षक अधिकारी को निर्देश जारी करेगा तथा मामले का निष्पादन 60 दिन के भीतर ही होना चाहिए। धारा 16 कहता है सुनवाई की प्रक्रिया। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जितने मामले की मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई होगी वह इस धारा के अंतर्गत एकांत वातावरण एवं बंद कमरे में कराई जाएगी। तो घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित जितनी भी सुनवाई होती है वह एकांत वातावरण में व बंद कमरे में कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि हो हल्ला करके मचाया जाए कि इनका घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। धारा 17 है साझी गृहस्थी में रहने का आदेश देना। मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर है कि दोनों पक्षों को साझी गृहस्थी में रहने का आदेश देता है, यानी कि ये मौका देता है कि आपको मौका दिया जा रहा है, एक बार और सुधार कर सकते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है, जो विधि की प्रक्रिया है वो तो लागू करी जाएगी बाद में। तो ये निर्भर करता है मजिस्ट्रेट के ऊपर। संरक्षण का आदेश धारा 18 कहता है इसके अंतर्गत फरियाद लाने वाला जो व्यक्ति है विशेष की प्रतिपक्षी से वह उसके सगे संबंधी मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण का आदेश कर संरक्षण प्रदान करना, यानी कि जो प्रतिपक्षी हैं उनके द्वारा जो महिला है उसको संरक्षण प्रदान करना। धारा 19 क्या कहता है निवास करने का आदेश। निवास करने का आदेश क्या है? इसके अंतर्गत महिलाओं को शांति एवं गरिमामय जीवन में रहने की व्यवस्था की जाएगी और प्रतिपक्षी का उसके कमरे में जाना वर्जित होगा, प्रवेश उसका वर्जित होगा। साथ में धारा 20 कहता है धन का अनुतोष प्राप्त करना, यानी इसके अंतर्गत महिलाओं को सभी शारीरिक चोट आर्थिक क्षति की पूर्ति प्रतिपक्षी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश पर कराई जाती है या कराई जा सकेगी। धारा 22 कहता है अपमान या प्रतिकार यानी मानहानि, जिसमें आईपीसी में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट में मानहानि अध्याय 21 में, जो कि धारा 499 से 503 तक में बताया गया है मानहानि के बारे में। तो इसके अंतर्गत महिलाएं अपने अपमान या मानहानि का दावा कर सकती हैं। अध्याय धारा 23 क्या कहता है मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने की शक्ति, यानी जब भी इसके अंतर्गत प्रतिपक्षी कोर्ट के द्वारा बुलाए जाने पर अगर नहीं आता तो मजिस्ट्रेट वादी यानी जो महिला होगी पक्ष में एक तरफा आदेश कर सकता है। धारा 25 क्या कहता है न्यायालय को अपना आदेश वापस लेना है, उसे परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त है। ये कहता है इसके अंतर्गत अगर वादी की स्थिति बदल जाए, पति पत्नी या अन्य में समझौता हो जाए तो न्यायालय अपना आदेश भी वापस ले सकता है या परिवर्तित कर सकता है। अब देखते हैं अधिकारिता के बारे में। धारा 27 कहता है महिला संरक्षण अधिनियम अधिकारिता के बारे में। यथास्थित प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर या न्यायालय जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यक्ति या पीड़ित महिला निवास करती है, कारोबार करती है। बताया जा रहा है कि महानगर हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेणी का प्रथम श्रेणी का हो मजिस्ट्रेट हो जिसके अंतर्गत में वो केस हो, तो या वो महिला वहाँ पे कारोबार करती है या निवास करती हो तो ऐसे महिलाओं का केस वहाँ पे ही सुना जाएगा। अपीली प्रक्रिया धारा 29, यदि किसी वादी प्रतिवादी को मजिस्ट्रेट के जरिए दिए गए आदेश निर्णय के खिलाफ कोई अपील करनी हो तो वह अपील इससे ऊपर के न्यायालय में भी कर सकता है। धारा 31 कहता है मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करना होने पर क्या कार्यवाही की जाएगी। मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए संरक्षण आदेश को भंग करने पर प्रतिपक्षी को दंडित किया जाएगा। इसके तहत 1 वर्ष का कारावास और साथ में 20,000 रुपये का जुर्माना राशि लगाया जाएगा। धारा 32 क्या कहता है साक्ष्य सबूत की अवधारणा। धारा 32 कहता है साक्ष्य सबूत की अवधारणा। इसके अंतर्गत धारा 31 को संज्ञान में लेते हुए अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती होगा और पीड़ित द्वारा बताई गई सूचना व बयान पर कार्रवाई हो सकेगी। यह सिद्ध करना नहीं होगा, यह बताई गई उस पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 37 जिसमें लास्ट है इम्पोर्टेंट है,
इसमें बताया गया इस कानून में संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो ये वीडियो छोटा सा समाप्त हुआ। कहीं से भी प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से भी आप उठा के देख लीजिए, इतने से ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं आया है, आगे वाले एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस आपसे अनुरोध ये है, नोट्स बना लें, एग्ज़ाम समय पे 2-3 बार दोहरा लें, साथ में प्रैक्टिस कर लें प्रीवियस ईयर के पेपर, और साथ में जो भी संस्थाओं के प्रैक्टिस सेट आते हैं उसको भी प्रैक्टिस करते रहें। हमारे चैनल के माध्यम से भी दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें। डेली 2-2 वीडियो मूल विधि के आप सभी लोगों के लिए चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।